हेलो दोस्तों, तलवारें दिलों को कभी जीत नहीं सकती। क्यों डर के आगे हिम्मत कभी चीख नहीं सकती। क्यों नफरत पलती रहती है दिलों के किसी कोने में। क्यों यादें जहन से कभी बीत नहीं सकती। रिश्तों में गर्माहट थी, लिबास बहुत ऊनी था। वो साथ जिसके आया वो भरोसे का खूनी था। लिखा जिसने भारत के बारे में यूं बेबाकी से, किताबुल हिंद को लिखने वाला अल बरूनी था। तो भाई आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। 12th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो पार्ट 2 है, थीम 2 है, उसका चैप्टर है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर। मतलब भारत में जितने भी विदेशी सैलानी आए हैं, विदेशी यात्रीगण आए हैं, ट्रेवलर आए हैं, उन्होंने भारत को देखकर क्या क्या लिखा, भारत की जनता के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन फिलॉसफी के बारे में वो क्या क्या लिख के गए हैं, इस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अल बरूनी की। ठीक है जी। तो भाई अल बरूनी का पूरा नाम था मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। काफी बड़ा नाम है। अल बरूनी साहब का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में, जो कि आज पड़ता है उज्बेकिस्तान में, और ईयर था 973। ठीक है जी। ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था। और ख्वारिज्म जो थी वो एक लर्निंग सेंटर था उस वक्त का। वहां पे बहुत सारे लोग वहां पढ़ते थे, लिखते थे। मतलब जैसे आप मान लो, जैसे भारत में बनारस है, और भारत में उससे पहले तक्षशिला रहा है, आजकल बेंगलुरु आईटी का हब बन चुका है। तो एक तरीके से हब था लर्निंग का। तो वहां पे पढ़े लिखे लोग वहां बहुत रहते थे। तो भाई अल बरूनी को अच्छा मौका मिला, अंदर से उसकी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया। तो काफी ज्यादा ये पढ़ा लिखा, वेल वर्स था। कई सारी लैंग्वेजेस अल बरूनी को आती थी। जैसे इनको सिरियक लैंग्वेज है ना, अरेबिक लैंग्वेज इनको आती थी, पर्शियन लैंग्वेज इनको आती थी, हिब्रू इनको आती थी, और बाद में इंडिया आकर, भारत आकर इन्होंने संस्कृत भी सीख ली थी। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पढ़े लिखे थे, सब कुछ सही चल रहा था। तब एक हो गई घटना 1017 में। जो गजनी का जो सुल्तान था, सुल्तान महमूद, उसने हमला कर दिया ख्वारिज्म पर, और वहां लूटपाट मचाई, और वहां से कई सारे सोने जवाहरात वगैरह, घोड़े वगैरह ले गया। और साथ ही ले गया वहां के स्कॉलर्स, वहां के पोएट्स, वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रतिभावान लोग थे, उनको लेके आ गया गजनी। और अल बरूनी को भी लेके आ गया। तो अल बरूनी ख्वारिज्म से गजनी पहुंचे एज अ होस्टेज, बंधक के रूप में वहां पहुंचे। तो भाई उनको पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उनको गजनी शहर बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे वहां रह के उनकी जो है लाइकिंग्स डेवलप हो गई, उस शहर को पसंद करने लग गए। और उनकी जो मृत्यु थी वो वहीं पे हुई, गजनी में, 70 साल की उम्र में हुई। वहां से गजनी में उनको अंदर से एक विचार आया, क्यों ना इंडिया जाया जाए। अब ये विचार क्यों आया उनके मन में इंडिया आने का? क्योंकि भाई बहुत सालों से अरब जो कल्चर है, वहां पे संस्कृत के जो टेक्सेस थे, रिलीजियस बुक्स थी, उनका अनुवाद, उनका ट्रांसलेशन अरबी भाषा में हो रहा था। तो गजनी आकर उन्होंने वो अरबी भाषा में वो सारे लिटरेचर पढ़े। तो उनको लगा भाई ये क्या खतरनाक चीज लिखी हुई है इसके अंदर। तो जो ओरिजिनली जहां से लिखी है वो वहां जाना चाहते थे। तो ऐसे करके उनके अंदर, इंडिया के अंदर आने की बहुत ज्यादा लालसा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ठीक है। फिर ये हुआ कि जो पंजाब था भारत का, वो गजनवी एम्पायर का पार्ट बन गया। अब तो और भी बात आसान होगी। तो लोकल लोगों के साथ उनका जो इंटरेक्शन अल बरूनी का बढ़ता गया। लोकल लोगों के साथ वो रहे, वो भारत में बहुत साल तक रहे। भारत में जो है, जो प्रिस्ट थे, जो थे भारत के प्रिस्ट, स्कॉलर्स, और जो भारत के विद्वान लोग थे, उनके साथ वो रहे। मतलब एक तरीके से जो लोकल पॉपुलेशन के साथ घुल मिल गए, दोस्ती यारी सब कुछ हो गई। उन्होंने भारत में संस्कृत सीखी, और यहां तक कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उनके टेक्स्ट को भी उन्होंने अनुवाद किया संस्कृत में अपने दोस्तों के लिए। भाई गजब की दोस्ती निभाई उन्होंने। तो भाई वहां पे वो लोग रहे। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में उनका जो है आगमन हुआ, और उन्होंने भारत को जाना समझा इस तरीके से। अच्छा, यहां पे एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि जो अरेबिक जो कल्चर है, जो अरेबिक लिटरेचर है, वो बहुत सारा ट्रेवल लिटरेचर से भरा हुआ है, क्योंकि ये लोग बहुत ट्रेवल करते थे। इसके हमें प्रमाण मिलते हैं कि सहारा से लेके रशिया में वोल्गा नदी तक, मतलब बहुत लंबा एक स्ट्रेच आता है, वहां पे अरेबिक जो लिटरेचर आपको मिलता है। तो हम देखते हैं कि अरेबिक लिटरेचर में ट्रैवल का एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। तो ये तो सब बात हो गई अल बरूनी के बारे में।
अब हम बात करते हैं किताबुल हिंद के बारे में, किताब उल हिंद के बारे में चर्चा करते हैं। भाई ये किताब अलबरूनी ने लिखी, बहुत फेमस किताब थी। ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी, अरबिक में लिखी गई थी। काफी सिंपल और ल्यूसिड इसकी लैंग्वेज रही है और काफी क्या बोलते हैं वॉल्यूमिनस, बहुत ही ज्यादा बड़ी किताब है। 80 चैप्टर इस किताब के अंदर लिखे गए थे, अलग अलग विषयों पे थे, रिलीजन पे थे, कल्चर पे थे, फिलॉसफी पे थे, मेडिसिन पे थे, एस्ट्रोनॉमी पे थे, एल्केमी पे थे। एल्केमी होती है कि एल्केमी के अंदर क्या होता है, वो ये केमिस्ट्री होती है जो सोने की धातु बनाने के काम आती है। इन सब को लेके और भी बहुत सारे विषय थे, बहुत सारे विषय थे इस पे लिखी गई थी। ये थी बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस थी वो। ठीक है, यहां तक तो बात होगी हमारी। अच्छा, अब किताबुल हिंद के बारे में, किताबुल हिंद के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखी गई थी। यानी कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई जो अलबरूनी था वो एक क्वेश्चन पूछता था और उस क्वेश्चन का आंसर संस्कृत के जो थे टेक्स्ट्स को पढ़ के उसका डिस्क्रिप्शन लिखता था और एंड में कंक्लूजन देता था अलग अलग कल्चर्स को कंपैरिजन करते हुए। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उन्होंने ये किताब को लिखा था और आजकल के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में जो इनको लिखा है अलबरूनी ने, इनको मतलब जो किताब लिखी है वो इसलिए लिखी है क्योंकि अलबरूनी मैथमेटिक्स को बहुत पसंद करते थे, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन उसमें है। तो बहुत सारी जो किताबें, बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो इसी फॉर्म में लिखे गए। ये इनका एक डिस्टिंक्ट इनका नेचर है। ठीक है भाई, चलो यहां तक बात होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये अलबरूनी था इसने भारत के कास्ट के ऊपर क्या बोला है ना। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं बैरियर, क्या क्या बैरियर आए, क्या क्या जो मुसीबतें आई थी ये सब लिखते वक्त अलबरूनी को, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी जो बैरियर थी वो बरूनी साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी बैरियर तो संस्कृत लैंग्वेज थी, क्योंकि भाई लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। जो अरब में जो लैंग्वेज चलती थी, जो अरबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज थी, उससे बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज उनको लगी संस्कृत। पहली तो वो लैंग्वेज इटसेल्फ वाज द बैरियर। जो दूसरा जो बैरियर था इनका वो था भाई जो इंडिया के जो बिलीफ सिस्टम है और जो इंडिया की प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, जो कल्चरल जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी। कहां से? अरब कंट्रीज में जो इस्लाम था उनकी बिलीफ और उनकी प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट थी, तो इसलिए अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना काफी मुश्किल हो जाता था। और तीसरी जो बैरियर जो उन्होंने बताई है वो बड़ी अजीब सी है। वो कहते हैं कि भाई यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी इंडिया की, भारत की, वो कोऑपरेटिव नहीं थी। उन्होंने कोऑपरेटिव वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन वो कहते थे वो नैरो माइंडेड थे, वो अपने आप में ही मुग्ध रहते थे और बाहर के लोगों से, ट्रैवलर से ज्यादा मिलते घुलते नहीं थे, मतलब मिंगल नहीं करते थे और रिजर्व टाइप रहते थे और खुद को सुपीरियर मानते थे। उन्होंने किताबुल हिंद में लिखा है कि भारत के लोग बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वासी, या कह सकते हैं कि खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बस खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं, उनके जैसा राजा कोई नहीं है, उनके जैसा धर्म कोई नहीं है, ऐसा उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है। तो ये तीन बैरियर की हमने बात कर ली। अच्छा, अब यहां पे अलबरूनी की आलोचना करने वाले लोग साफ साफ ये कहते हैं कि भाई देखो, जब अलबरूनी को पता था कि यहाँ के लोग जो है वो ऐसे हैं, तो उन्होंने भारत के बारे में लिखने के लिए बहुत ज्यादा वेदों का, पुराणों का और जो मनुस्मृति है उसका ट्रांसलेशन क्यों किया? फिर तो आपने कुछ मेहनत तो की नहीं, आपने वो जो संस्कृत के जो वेद पुराण थे उसको ही हुबहू आपने ट्रांसलेट करके अपने यात्रा के वृत्तांत में, अपने ट्रेवलर्स के अकाउंट में लिख दिया है ना। तो ये उनकी आलोचना है बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। अलबरूनी के क्या विचार थे, उन्होंने कैसे कास्ट के सिस्टम को भारत में डिस्क्राइब किया, इसकी चर्चा करते हैं। तो भाई अलबरूनी का मानना यह था कि कास्ट सिस्टम जो भारत में है वो कोई यूनिक नहीं है। उसने बताया कि विश्व के और भी जगह, जैसे पर्शिया को उन्होंने एग्जांपल दिया कि पर्शिया में भी ऐसे सोशल कैटेगरीज बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जैसे 4 कैटेगरी पर्शिया में भी थी उस वक्त। सबसे पहले जो थे वो नाइट्स थे और प्रिंस थे, नंबर 2 पे जो थे मॉन्क थे, नंबर 2 पे है ना प्रिस्ट थे, नंबर 2 पे। इसी तरीके से नंबर 3 पे जो थे साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, और नंबर 4 पे उन्होंने बताया जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पीजेंट्स थे और आर्टिशियंस थे। तो ये 4 कैटेगरी जो थी वो पर्शिया में भी थी, तो इंडिया में कोई नई बात नहीं थी। और उन्होंने ये बताया कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं था। उनके अनुसार इस्लाम सबको इक्वल ट्रीट करता था। इस्लाम में जो डिफरेंसेस है वो डीटी को मानने, जो डीटी जो ईश्वर है उसको मानने को लेके
विवाद के कारण ही अलग अलग लोग हैं, लेकिन ऐसे इस्लाम अपने आप में कुछ जो है उनके हिसाब से वो भेदभाव नहीं करता, ऐसा उनका मानना था। अच्छा, कास्ट सिस्टम के बारे में भी उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की भारत में। कास्ट सिस्टम को वो ठीक ठीक आलोचना करके निकल लिए, लेकिन उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने जो सबसे ज्यादा मेंशन किया है वो किया है सोशल पॉल्यूशन को लेके। मतलब नोशन ऑफ पॉल्यूशन वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते थे कि भाई भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों को नफरत करते हैं, उसको इंसान नहीं समझते, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने जो संस्कृत के बहुत सारे जो टैक्सेस थी, उनकी जो टैक्सेस और जो रिलीजियस जो डॉक्यूमेंट्स उसका उन्होंने स्टडी की थी, उसके आधार पर उन्होंने लिखा कि भारत में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जो है वो उत्पन्न हुए हैं, और शोल्डर से या हाथ से जो है वो क्षत्रिय आए हैं, जांघों से जो है वो वैश्य आए हैं, और फीट से पैरों से शूद्र आए हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो वो कहते थे कि जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन है वो उनके अनुसार वो गलत था भारत में, और वो कहते थे कि वहां यहाँ पे वो थोड़े फिलोसफिकल हो जाते हैं, थोड़ी फिलोसफी की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि नेचर के अगेंस्ट था भारत का ये सिस्टम, जबकि जो लॉ ऑफ नेचर है वो ये कहता है कि हर चीज अपने प्योर फॉर्म में रहती है, और जो चीज पॉल्यूट हो जाती है वो दोबारा से स्ट्राइव करके अपने प्योर फॉर्म में आ जाती है। अब इसको वो एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं जैसे सन है वो एयर को क्लीन करता है, समुद्र के अंदर जो सॉल्ट होता है वो समुद्र को पॉल्यूट होने से रोकता है। तो उनके अनुसार हर चीज प्योर फॉर्म में जाएगी, और इंडिया में ये सिस्टम नहीं था। तो वो ये कहते थे कि इंडिया का कास्ट सिस्टम जो था वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट था। तो भाई ये उनके कास्ट सिस्टम के बारे में हो गया। ठीक है, तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कुछ रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, कुछ रह गया मैं वो भी आपको समझा दूंगा। ये पहली वीडियो थी हिस्ट्री की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।